हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी की फर्स्ट टू पार्ट्स हम पहले भी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्यूइंग थ्योरी का थ्योरेटिकल कंसेप्ट अंडरटेक किया था, जिसमें हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि क्यूइंग थ्योरी है क्या, उसके क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। सेकेंड पार्ट में हमने क्यूइंग थ्योरी का प्रैक्टिकल कंसेप्ट अंडरटेक किया था और उसमें फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड किया था कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं क्यूइंग थ्योरी में, उनको कैसे डिराइव किया जाए और उनके फॉर्मूलाज को कैसे याद रखा जाए। उसी पार्ट को हम आगे कवर करते हुए मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है सिंगल सर्वर मॉडल और सेकंड हमारे पास होता है मल्टी सर्वर मॉडल। सिंगल सर्वर मॉडल का मतलब है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ एक पर्सन है, सिर्फ एक ही पर्सन हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मल्टी सर्वर मॉडल का मतलब है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सर्विस प्रोवाइडर एक से ज्यादा है, मतलब दो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या उससे भी ज्यादा। इस वीडियो में हम सिंगल सर्वर मॉडल को कवर करेंगे। सिंगल सर्वर मॉडल में हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके सभी पॉइंट्स कवर करेगा, वो पॉइंट्स जो आपको फाइनल पेपर्स में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंपल लैंग्वेज को यूज किया है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को अप्लाई किया है ताकि आपको वो सभी फॉर्मूलाज पता लग जाएं जो आपको फाइनल पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन वहीं ऑपोजिट हमने दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूलाज वही रखे हैं लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया ताकि आपको लैंग्वेज के बारे में भी पता लग जाए कि फाइनल पेपर्स में कैसी लैंग्वेज पूछी जा सकती है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम मेजर फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ सिस्टम, सेकंड हमारे पास है लेंथ ऑफ क्वी, थर्ड हमारे पास है वेटिंग टाइम इन सिस्टम, फोर्थ हमारे पास है वेटिंग टाइम इन क्वी और लास्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ अ नॉन एम्प्टी क्वी। ये कुछ मेजर फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पता लग जाएंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम रीड आउट करते हैं और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। ऑन द डेस्क ऑफ एन ऑफिस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी the arrivals of the customers follow Poisson law and on an average at every 10 minutes a customers arrive। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बैंकिंग कंपनी का डेस्क है जहां पर कस्टमर्स अराइव करते हैं पॉइजन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए, और ऑन एन एवरेज हर 10 मिनट में हमारे पास एक कस्टमर आता है सर्विसेज लेने के लिए। नेक्स्ट हमें कहा गया है द ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल टेक्स ऑन एन एवरेज 6 मिनट्स टू सर्व अ कस्टमर। जो कस्टमर्स बैंक के रिस्पॉन्सिबल हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो ऑन एन एवरेज 6 मिनट्स लेते हैं एक कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एज्यूमिंग द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या कहा गया है, फाइंड आउट एवरेज अराइवल रेट फॉर 1 आवर, 15 मिनट्स, 8 आवर्स। एवरेज अराइवल रेट फाइंड आउट करना मतलब लैम्डा फाइंड आउट करना। हमें 3 डिफरेंट सिचुएशंस दी गई है। इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस में हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी फाइंड आउट किया था, कैलकुलेट किया था। हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं। फर्स्ट हमारे पास है 1 आवर। अगर एक बैंक 1 आवर के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस केस में एवरेज अराइवल रेट क्या होगा, मतलब 1 आवर में बैंक के पास कितने कस्टमर्स आएंगे सर्विसेज लेने के लिए। सिंपल है कैलकुलेट करना, बस हमें टाइम पता होना चाहिए कि एक कस्टमर कितनी देर बाद आता है अपनी सर्विसेज लेने के लिए। हमें दिया गया है कि 10 मिनट्स बाद एक कस्टमर सर्विसेज लेने के लिए आता है, तो 1 आवर में कितने आएंगे। सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 10 आवर में हमारे पास 1 कस्टमर आता है। 1 आवर में कितने आएंगे, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, हम यहाँ पर 60 लिखेंगे।
60 मिनट्स में कितने कस्टमर आएंगे ये हमें नहीं पता, इसलिए x। एक बार फिर से बता देता हूँ, 10 मिनट्स में हमारे पास एक कस्टमर आता है, 1 आवर में कितने आते हैं ये नहीं पता, इसलिए हमने x लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, 10x 60। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। सो इसका मतलब हमारा लैम्डा जो है वो है 6 पर आर। 1 आवर में बैंक के पास टोटल 6 कस्टमर्स आते हैं सर्विसेज लेने के लिए। सो ऐसे ही 15 मिनट्स के लिए पूछा है तो हम 15 मिनट्स के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, सेम वही वो वे से करेंगे। 10 मिनट में हमारे पास 1 कस्टमर आता है, तो 15 मिनट्स में कितने आते हैं ये हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5। अब पॉइंट में आंसर आ रहा है, इससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है हमने उसके अकॉर्डिंग ही ये फाइंड आउट करना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 15 मिनट में बैंक के पास 1.5 कस्टमर आता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन ही ऐसे करने को कहा है तो हमारा आंसर 1.5 ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 कस्टमर्स हमारे पास सर्विसेज लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई कस्टमर 1.5 नहीं आ सकता, वो पूरा का पूरा ही सर्विसेज लेने के लिए आएगा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है कि आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। जैसा आपको दिया गया न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे ही आपका आंसर भी आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 8 आवर्स अगर बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अगर एक बैंक 8 आवर्स के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तब उसके पास कितने कस्टमर्स आएंगे, तब उसका एवरेज अराइवल रेट क्या होगा, इसको भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। 10 मिनट्स में बैंक के पास 1 कस्टमर आता है, 8 आवर्स का मतलब है, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे 480। सो 10 मिनट में 1 कस्टमर आता है और 480 में कितना आता है नहीं पता, इसलिए x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। सो इसका मतलब 8 आवर्स में बैंक के पास टोटल 48 कस्टमर्स आते हैं। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि एवरेज अराइवल रेट का मतलब क्या है और डिफरेंट सिचुएशंस में इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट एवरेज सर्विस रेट। सो जैसे हमने एवरेज अराइवल रेट कैलकुलेट किया कि कितने कस्टमर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे पास आते हैं, वैसे ही अब हम एवरेज सर्विस रेट प्रोवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितने कस्टमर्स को एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है एक गिवन टाइम पीरियड में। जैसे 1 आवर में कितने सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है बैंक वाला, वैसे ही 15 मिनट्स में कितने कस्टमर्स हैंडल कर देता है या सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, ऐसे ही 8 आवर्स में कितने कस्टमर्स को सर्विसेज मिल जाती हैं। सो इसमें भी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितनी देर एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड करने को टाइम लेता है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लायबल हैं वो 6 मिनट्स लेते हैं एक कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सो उसको यूज करते हुए हम अपनी इन तीनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो 6 आवर में 1 कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इसका मतलब 60 मिनट्स में 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में कितने को की जाएंगी वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 कस्टमर्स। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसका मतलब बैंकर जो है वो 1 आवर में 10 कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। ऐसे ही 15 मिनट्स में कितने करता है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 6 मिनट्स में 1 कस्टमर को और 15 मिनट्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। अब इधर भी पॉइंट में आ रहा है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसका मतलब 15 मिनट्स में एक बैंकर जो है वो 2.5 कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे ही लास्ट 8 आवर्स के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे।
6 मिनट्स में 1 कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और 8 आवर्स मतलब 480 मिनट्स में कितने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 80। तो इसका मतलब 8 आवर्स में एक बैंकर 80 कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड आउट द यूटिलाइजेशन रेट। सो यूटिलाइजेशन रेट क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने सेकंड पार्ट देखा है तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। सो मीनिंग को हम ना समझते हुए डायरेक्टली हम फाइंड आउट करते हैं यूटिलाइजेशन रेट। सो यूटिलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा अपॉन म्यू। सो हमने लैम्डा भी कैलकुलेट कर लिया है और म्यू भी कैलकुलेट कर लिया है। लैम्डा का मतलब था एवरेज अराइवल रेट, जो कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया, और म्यू का मतलब है एवरेज सर्विस रेट, जो कि हमने सेकंड नंबर पे कैलकुलेट किया। अब लेकिन हमने लैम्डा और म्यू 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए कैलकुलेट किया है। फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था 1 आवर के लिए, सेकंड हमने कैलकुलेट किया था 15 मिनट्स के लिए, और थर्ड हमने कैलकुलेट किया था 8 आवर्स के लिए। सो हम तीनों में से किसी एक को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर हम 1 आवर के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो 1 आवर के लिए हमारे पास लैम्डा जो आया था हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, और 1 आवर के लिए जो म्यू आया था हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। सो 1 आवर के लिए हमारे पास लैम्डा जो आया था वो है 6, और 1 आवर में ही जो म्यू हमारे पास आया था वो था 10। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.6। ऐसे अगर हम 8 आवर के लिए करना चाहें तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, लैम्डा अपॉन म्यू। सो 8 आवर्स के लिए हमारा लैम्डा जो आया था वो था 48, और 8 आवर्स के लिए जो हमारा म्यू था वो आया था 80। सो इसको 8 के टेबल में कैंसिल कर देते हैं। सो हमारा आंसर आ जाएगा सेम 0.6। सो आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा। ऐसे अब हम 15 मिनट्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट आइडल रेशियो, प्रोबेबिलिटी दिस सिस्टम इज आइडल, और लास्ट एवरेज आइडल टाइम ऑफ द सर्वर। सो सबसे पहले हम आइडल रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। आइडल रेट का फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। सो हमारे पास यूटिलाइजेशन रेट आया था 0.6। सो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4। इसको हम दूसरे वे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट, तो यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है लैम्डा अपॉन म्यू। सो 1 माइनस लैम्डा हमारा 8 आवर्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आया था 48, और म्यू आया था हमारा 80। सो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। सो हमारा अगेन आंसर आएगा 0.4। सो जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट हमारा जो सिस्टम है वो आइडल होगा, फ्री होगा। सो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जो हमने आइडल रेट कैलकुलेट किया उसको ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज आइडल। सो हमने कैलकुलेट किया था 0.4। सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया 0.4। इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमारा सिस्टम जो है वो फ्री रहेगा, आइडल रहेगा, कोई भी कस्टमर सर्विसेज लेने के लिए नहीं आएगा। सो 0.4 की प्रोबेबिलिटी है कि हमारा सिस्टम फ्री रहेगा।
जो हमने आइडल रेट कैलकुलेट किया उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि हमारा सिस्टम फ्री रहेगा। ऐसे ही थर्ड हमसे पूछा गया है एवरेज आइडल टाइम ऑफ द सर्वर, कि एक सर्वर जो है अपने टोटल टाइम पीरियड में कितनी देर तक फ्री रहेगा। सो एवरेज आइडल टाइम ऑफ द सर्वर हम 8 आवर्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक बैंकर 8 आवर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो 8 आवर्स में से कितनी देर तक वो फ्री रहेगा। वो 10 मिनट्स के लिए फ्री रहेगा या 15 मिनट्स के लिए, वो 1 आवर के लिए फ्री रहेगा या 2 आवर्स के लिए। वो फ्री क्यों रहेगा? क्योंकि उसके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे या स्लो आ रहे हैं, कम रेट पर आ रहे हैं। सो इसको भी कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमने आइडल रेट कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, जो कि हमने लिया 8 आवर्स के लिए। सो इसका मतलब 0.4 मल्टीप्लाई 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.2 आवर्स। इसका मतलब एक बैंकर अगर 8 आवर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो 3.2 आवर्स वो फ्री रहेगा। 8 आवर्स में से 3.2 आवर्स वो फ्री रहेगा। 3.2 आवर्स का मतलब है 3 आवर्स एंड 0.2 मिनट्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिनट्स में 180 मिनट्स, और यहाँ पर आएगा 12 मिनट्स। टोटल 192 मिनट्स वो फ्री रहेगा 480 मिनट्स में से। 480 मिनट्स कैसे आया? 8 आवर्स मल्टीप्लाई 60, 480 आवर्स में से वो 192 मिनट्स फ्री रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं 8 आवर्स में से वो 3.2 आवर्स आइडल रहेगा, फ्री रहेगा। सो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। सबसे पहले हमें आइडल रेट कैलकुलेट करने को कहा था, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। सेकंड हमसे पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा सिस्टम जो है वो आइडल रहेगा, फ्री रहेगा। सो जो हमने आइडल रेट कैलकुलेट किया उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। और लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा गया था कि एक सर्विस प्रोवाइडर कितनी देर तक फ्री रहेगा, कितने टाइम पीरियड तक वो फ्री रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टाइम एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपको दिया है तो उसी को यूज करिए, अगर नहीं दिया है तो आप एज्यूम करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने 8 आवर के लिए कैलकुलेट किया। अब 8 आवर्स में से 3.2 आवर्स वो फ्री रहेगा। अगर आपको मिनट्स में पूछा गया है तो आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली n कस्टमर्स इन दी सिस्टम। सो हमसे क्वेश्चन में कितने भी नंबर्स ऑफ कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है। हमसे कहा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि हमारे पास 10 कस्टमर्स हैं सिस्टम में या नहीं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि हमारे पास 11 कस्टमर्स हैं या नहीं। सो कितने भी कस्टमर्स के लिए पूछा जा सकता है। बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो हम कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं। किसी भी एज्यूम कर लेते हैं, चाहे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 5 कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा गया है। हमसे लाइन लिखी गई है कि फाइंड आउट करो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे सिस्टम में 5 कस्टमर्स हैं। सो एन हमने एज्यूम किया 5। सो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं 5 कस्टमर्स की। सो हमने लैम्डा और म्यू चाहिए, जो कि हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं। सो अब लैम्डा और म्यू हम 1 आवर के लिए लें, 15 मिनट्स के लिए लें या 8 आवर्स के लिए लें। सो हम 8 आवर्स के लिए ले लेते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो 8 आवर्स के लिए हमारा लैम्डा जो आया था वो था 48 और म्यू जो आया था वो था 80। एन का मतलब हमने 5 लिया है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ऐसे ही 1 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 80। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए हम 1 आवर का ले लेते हैं। 1 आवर में 5 कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी। सो 1 आवर में हमारा लैम्डा था
6 और म्यू था 10। सो इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा इजी है। तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल करके स्मॉल कर लेते हैं 2 के टेबल में। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 243 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3125। सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा सो ये हमारा आएगा 0.0311। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कस्टमर्स इन दी सिस्टम इज 0.0311। क्या प्रोबेबिलिटी इतनी है कि हमारे सिस्टम में 5 कस्टमर्स सर्विसेज लेने के लिए खड़े हैं। ऐसे ही आपको 6 कस्टमर्स, 7, 8 कस्टमर्स, जितने मर्जी कस्टमर्स का पूछा जाए, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दी सिस्टम। इसका मतलब कि हमारे टोटल सिस्टम में कितने कस्टमर्स हैं जो लगे हुए हैं अपनी सर्विसेज लेने के लिए लाइन में। इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ दी सिस्टम, कि हमारे सिस्टम की लेंथ कितनी है। सो इसको कैलकुलेट करने का भी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी देखा था। लेंथ ऑफ अ सिस्टम को हम LS से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। सो हम 8 आवर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 आवर के लिए कर सकते हैं, 15 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं। सो मैं 8 आवर के लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, बाकी की आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा 1 आवर के लिए भी और 15 मिनट्स के लिए भी। सो 8 आवर्स में हमारा लैम्डा जो आया था वो था 48 और म्यू हमारा था 80। लैम्डा हमारा था 48। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 80 माइनस 48 32। सो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 8 के टेबल में हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा आएगा 6 और ये हमारा आएगा 4। अगेन इसको 2 के टेबल में 3 और 2। सो हमारा लेंथ ऑफ अ सिस्टम आएगा 3/2। इसको हम पॉइंट्स में भी चाहे लिख सकते हैं 1.5। इसका मतलब हमारी टोटल सिस्टम में 1.5 कस्टमर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। सो पॉइंट्स में आया, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट्स में आपका आ सकता है क्योंकि हमें कैलकुलेशन ही दी गई हैं ऐसी कि हमारा आंसर पॉइंट्स में आए। चाहे आप इसको 3/2 लिखा रहने दीजिए, चाहे इसको 1.5 कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दी क्वी। अब पिछले में हमें पूछा गया था कि सिस्टम में कितने कस्टमर्स हैं, अब इसमें हमें क्वी में पूछा गया है। इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ दी क्वी। सो इसका मीनिंग आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो प्लीज़ सेकंड पार्ट जो क्विंग थ्योरी का उसको एक बार देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद फॉर्मूला। सो इसमें हम मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। सो लेंथ ऑफ क्यू मतलब एल क्यू, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। सो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 आवर्स के लिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। सो 8 आवर्स में हमारा लैम्डा जो आया था वो था 48 स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू हमारा आया था 80 माइनस 48।
सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2304। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई 32। 80 मल्टीप्लाई 32 हमारा आएगा 2560। इसको डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ द क्वी। सो हमारा आएगा 0.9। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन दी सिस्टम। इसको हम वेटिंग इन दी सिस्टम भी कहते हैं। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WS से, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/μ माइनस लैम्डा। सो 1/, अब हम 8 आवर्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 8 आवर्स में हमारा म्यू जो आया था वो था 80 और लैम्डा हमारा आया था 48। सो हमारा आ जाएगा 1/32। सो 1/32 करके हमारा आंसर आएगा 0.03125। सो वेटिंग टाइम इन दी सिस्टम का मतलब है कि एक कस्टमर को कितनी देर तक वेट करना पड़ता है सिस्टम में अपनी टर्न के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन दी क्वी, जिसको हम वेटिंग टाइम इन दी क्वी भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WQ से। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। सो 8 आवर्स के अकॉर्डिंग लैम्डा हमारे पास है 48, म्यू हमारे पास है 80 माइनस 48। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा WQ वेटिंग टाइम इन दी क्वी आंसर आ जाएगा। सो 48, 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 आएगा। सो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 48 डिवाइडेड बाई 2560। सो हमारे पास आएगा 0.01875। सो ये हमारा है वेटिंग इन दी क्वी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्वी। सो नॉन एम्प्टी क्वी को हम रिप्रेजेंट करते हैं LQ डैश से, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। सो इसमें भी हम वैल्यूज लिख देंगे। 8 आवर्स के लिए हमारा म्यू था 80 माइनस लैम्डा था 48। सो ये हमारा आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 32। सो इसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 2.5। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन दी क्वी और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन दी सिस्टम। सो इनको समझने के लिए पहले हमें इनका मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन दी क्वी का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कस्टमर अपनी सर्विसेज लेने के लिए वेट करेगा, क्वी में लाइन में लगा रहेगा। सो हमें एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग ये हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है 15 मिनट्स। सो इसका मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक कस्टमर 15 मिनट्स तक वेट करेगा क्वी में अपनी सर्विसेज लेने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक कस्टमर 15 मिनट्स तक वेट करेगा सिस्टम में अपनी सर्विसेज लेने के लिए। सो एक हमारे पास था वेटिंग इन सिस्टम और वेटिंग इन क्वी, लेकिन अगर हमारे पास आगे वर्ड प्रोबेबिलिटी लगा दिया जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है। वेटिंग इन सिस्टम का मतलब है कि कितने कस्टमर्स वेट करेंगे सिस्टम में अपनी सर्विसेज लेने के लिए। WQ का मतलब है वेटिंग इन क्वी। इसका मतलब कि कितने कस्टमर्स वेट करेंगे अपनी सर्विसेज लेने के लिए क्वी में।
लेकिन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी देर तक एक कस्टमर वेट करेगा अपनी सर्विसेज लेने के लिए। सो प्रोबेबिलिटी हमें ड्यूरेशन बताती है कि कितनी देर तक एक कस्टमर वेट करेगा, और वेटिंग इन सिस्टम हमें नंबर्स बताता है कि कितने कस्टमर्स वेट करेंगे। सो ये था मीनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन क्वी का मतलब है कि कितनी देर तक कोई कस्टमर अपनी सर्विसेज लेने के लिए वेट करेगा क्वी में। ऐसे प्रोबेबिलिटी का मतलब है वेटिंग इन सिस्टम में कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक कस्टमर वेट करेगा अपनी सर्विसेज लेने के लिए सिस्टम में। सो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन क्वी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E माइनस टी अपॉन WS। ई का यहाँ पर मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि हमें 2.71828 ही लेनी है। ऑलवेज हमें यही वैल्यू लेनी है। टी का मतलब है टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए हमसे पूछा गया है। हमसे 1 आवर के लिए भी पूछा जा सकता है। जैसे हमसे कहा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए 1 आवर के लिए कि वेटिंग इन दी क्वी कितनी है। हमने 15 मिनट्स लिया है, इसलिए हमारा यहाँ पर टाइम 15 मिनट्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है WS, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन दी सिस्टम, ये अभी हमने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन क्वी कैलकुलेट करना है तो हमें वेटिंग ऑफ इन दी सिस्टम पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/μ माइनस लैम्डा। सो म्यू और लैम्डा हमें जो 1 आवर के लिए गिवन है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। 8 आवर्स के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट्स के लिए जो हमने लैम्डा और म्यू कैलकुलेट किया था उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं 1 आवर के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था उसको यूज़ कर लेते हैं। सो 1 आवर के लिए हमारा म्यू आया था 10 और लैम्डा आया था 6। सो ये हमारा आ गया 1/4। तो इसको डिवाइड करने पे हमारा आएगा 0.25। सो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मेंशन करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये हमें मिनट्स में नहीं दिया, ये हमें 15 मिनट्स में दिया है, इसलिए इसको भी हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 15 मिनट्स आ जाएगा। सो इसको अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर आया 2.71828 -1। -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 0.3678। सो इसका मतलब 0.3678 प्रोबेबिलिटी है कि एक कस्टमर 15 मिनट्स तक वेट कर सकता है। सो इसका मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है। मीनिंग क्लियर होने के बाद आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मीनिंग एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन क्वी का मतलब है कितनी देर तक एक कस्टमर वेट कर सकता है अपनी सर्विसेज लेने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कस्टमर अपनी सर्विसेज लेने के लिए वेट करेगा। सो ये हमारे पास था फुल फ्लेज फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए अपने आंसर्स फाइंड आउट किए। इससे ज़्यादा फॉर्मूलाज आपसे नहीं पूछे जा सकते फाइनल्स पेपर में। सो जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें लैंग्वेज ईजी होगी लेकिन फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सो हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज को अप्लाई किया और अपनी कैलकुलेशन की। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है। फॉर्मूलाज वही यूज़ करने हैं जो हमने यूज़ किए, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन
जो कि थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है। रीड आउट करते हैं। अराइवल्स ऑफ अ कस्टमर्स टू पेमेंट काउंटर इन अ बैंक फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन एवरेज ऑफ 10 पर आवर। इसका मतलब है कि कस्टमर्स जो हैं वो पेमेंट काउंटर पे अराइव करते हैं एक बैंक की पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए, और ऑन एन एवरेज 10 कस्टमर्स आते हैं उनके पास 1 आवर में। अब हमें मिनट्स में नहीं गिवन, ये आवर्स में गिवन है, आपको ये ध्यान रखना है। दिस सर्विस टाइम फॉलोज नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एवरेज ऑफ 4 मिनट्स। सो जो बैंक रिस्पॉन्सिबल है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उनकी सर्विस प्रोवाइड करने का रेट है 4 मिनट्स। अब हमें अराइवल रेट 10 पर आवर गिवन है और सर्विस रेट 4 पर मिनट गिवन है। सो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज अराइवल रेट चाहिए, मतलब कितने कस्टमर्स हमें पर मिनट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमें 10 पर आवर दिया गया है। ऐसे अगर हमें म्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें पर मिनट कितने कस्टमर्स हैंडल कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर, वो पता होना चाहिए। अब इसमें हमें 4 मिनट्स गिवन है, सो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 मिनट्स में हमारे पास 1 कस्टमर हम हैंडल कर लेते हैं। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में हम कितने करेंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, सो ये आ गया 15 पर आवर। इसका मतलब हमारा म्यू जो है वो है 15 पर आवर। सो ये भी हमारा पर आवर में आ गया और ये भी हमारा पर आवर में गिवन था। सो आपको ये ध्यान रखना है कि लैम्डा हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ था क्योंकि ये मिनट्स में नहीं था, लेकिन म्यू हमें मिनट्स में गिवन था और इसको हमने पर आवर में कन्वर्ट किया। सो अब हमें लैम्डा पता चल चुका है 10 पर आवर और म्यू भी पता चल चुका है 15 पर आवर। इसका मतलब कस्टमर्स जो हैं 1 आवर में 10 कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। ऐसे ही 1 आवर में सर्विस प्रोवाइडर 15 कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। सो इन दोनों के बेसिस के ऊपर हम अपना फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दी क्वी। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दी क्वी पूछा गया है। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर का मतलब है लेंथ ऑफ क्वी, एल क्यू। सो ये हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस एग्जाम्पल में, सो इसमें भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो एल क्यू का हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। सो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने कैलकुलेट की। सो इसको हम यहाँ पर सॉरी स्क्वायर आएगा फॉर्मूला, सो ये हमारा हो जाएगा 100। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 25 के टेबल में ये आएगा 4, ये हमारा आएगा 3। सो इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, अगर आपको पॉइंट्स में लिखना है तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर था लेंथ ऑफ क्वी, जिसको हम एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दी क्वी भी कहते हैं। अब सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी थोड़ा टिपिकल है। सेकंड में हमसे कहा गया है द बैंक विल ओपन 1 मोर काउंटर व्हेन द वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इज एट लीस्ट 10 मिनट्स। अब इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी कस्टमर को 10 मिनट्स या उससे ज़्यादा का वेट करना पड़ता है अपनी सर्विसेज लेने के लिए, तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक और काउंटर ओपन कर दे ताकि उनका वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाए। सो इसका मतलब ये हमें वेटिंग टाइम दिया गया है
इन दी क्वी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बाय हाउ मच द फ्लो ऑफ अराइवल्स शुड इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द सेकेंड काउंटर। हमसे कहा गया है कि अगर बैंक को सेकेंड काउंटर लगाना पड़े तो वो कब लगाएगी। मतलब अगर उसके पास अराइवल रेट जो है वो 10 पर आवर है कि 1 घंटे में उसके पास 10 कस्टमर्स आते हैं, तो कितने कस्टमर्स उसके पास ज़्यादा आने शुरू हो जाएं 1 घंटे में ताकि वो दूसरे काउंटर को लगा सकें। सो इसमें हमें वेटिंग क्वी दिया गया है, वेटिंग इन दी क्वी। सो ये हमसे कहा गया है वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इज एट लीस्ट 10 मिनट्स, कि कस्टमर को 10 मिनट्स का वेट करना पड़े। सो इसका मतलब ये हमें डब्ल्यू क्यू दिया गया है। सो हम इसको सेपरेट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें वेटिंग इन दी क्वी दिया गया है। सो वेटिंग इन दी क्वी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे और अपना फाइंड आउट कर लेंगे जो भी हमसे पूछा गया है। वेटिंग इन दी क्वी का हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। अब वेटिंग इन दी क्वी हमें दिया गया है कि अगर कस्टमर को 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़े तो सेकंड काउंटर लगाया जा सकता है। सो इसका मतलब वेटिंग इन दी क्वी 10 मिनट्स है, ये हमें दिया गया है। सो ये 10 मिनट्स है, लेकिन हमें आवर्स में चाहिए क्योंकि हमें सभी आंसर्स जो हैं वो पर आवर में फाइंड आउट करने हैं। सो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 1/6। सो वेटिंग इन दी क्वी हमारे पास है 1/6। सो आपको अब ये याद रखना है कि ये आपको दिया गया है वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इज एट लीस्ट 10 मिनट्स, कि एक क्वी में एक कस्टमर 10 मिनट्स के लिए वेट कर सकता है। अब लैम्डा हमें नहीं गिवन, लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दिया गया है अराइवल शुड इंक्रीज, कि कितनी देर के लिए अराइवल इंक्रीज कर दिया जाए ताकि सेकेंड काउंटर हम लगा सके। इसका मतलब म्यू हमें 15 ही लेना है, लेकिन लैम्डा जो कि हमने फर्स्ट को सॉल्व करते हुए 10 लिया था वो हमने नहीं लेना है। सो इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर 15 माइनस लैम्डा। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करने पर हमारा लैम्डा आ जाएगा जो कि आएगा 10.7। सो ये हमारा न्यू लैम्डा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अराइवल रेट कितने से इंक्रीज करें ताकि कस्टमर्स जो हैं कस्टमर्स के लिए सेकंड काउंटर हम लगा सकें। सो इसका मतलब जो हमारा प्रीवियस लैम्डा था 10, उसमें से हम न्यू लैम्डा माइनस करेंगे तो इसका मतलब 0.7 से हमारा अराइवल रेट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर 1 आवर में हमारे पास 0.7 कस्टमर्स आने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं तो सेकंड काउंटर लगाया जा सकता है। सो आपसे ये पूछा गया था। सो इसमें कन्फ्यूजन सिर्फ इतनी थी कि आपको ये नहीं पता लग सकता था कि ये वेटिंग इन दी क्वी दिया गया है या क्या दिया गया है। सो आपको ये समझना है कि वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर्स इन दी क्वी WQ दिया गया है। सो आपको वन साइड दी गई है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी। जो इक्वेशन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी आपको उसकी वैल्यू दी गई है, और जिसकी वैल्यू नहीं दी गई उसकी हमने कैलकुलेट कर ली इक्वेशन को सॉल्व करके। सो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। आपको एक मिसिंग दी होगी, जैसे इसमें यहाँ पर हमें लैम्डा मिसिंग था, लैम्डा नहीं दिया गया था, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें वेटिंग इन दी क्वी दिया गया था। सो आपको ऐसा ही छोटा सा हिंट गिवन होगा, उस हिंट की हेल्प से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा।
पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 80% चांसेस हैं कि आपको सिंपल क्वेश्चन आए, लेकिन 20% चांस ऐसा भी है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का आ जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ गिवन होगा, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और सेकंड मिसिंग होगी। उस दोनों को सोल्व करते हुए आपका मेन आंसर जो है वो आ जाएगा। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि सिंगल सर्वर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने फॉर्मूलाज हैं, उनको कैसे यूज़ करना है और कैसे अप्लाई करना है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।